जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 60। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमारा टेस्ट डिस्कशन होगी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज हम फ्रेश चैप्टर को स्टार्ट करने की बजाय टेस्ट डिस्कशन मैंने रख ली कि आधे लेक्चर में हमारा चैप्टर 12 निपटेगा और बाकी के आधे लेक्चर में हम टेस्ट 6 की डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले भाई, पूछना। कल नहीं आए थे यार, सीए करने आया। घर वालों को क्या किया है, सीए करने आए हूँ जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो जल्दी से पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो जल्दी से पूछ ले भाई, पूछ ले, कुछ क्वेश्चन पूछ ले। कुछ तो चीज होगी जो समझ नहीं। पूरे चैप्टर में से कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ ले यार। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। बुक्स और अकाउंट्स में फर्क है। लफ्ज बुक से अलग है, अकाउंट से अलग है। नॉर्मली इसको इकट्ठा भी बोला जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन आप नोट कीजिए वो बुक्स और अकाउंट्स लिखा हुआ है। बुक्स का मतलब होता है जनरल लेजर ट्रायल, जहां पे डेबिट क्रेडिट करते हैं आप, और अकाउंट्स का मतलब होता है एनुअल अकाउंट्स, जिसका नया नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। फर्क यह है कि अकाउंट्स समरी होती है और बुक्स डिटेल ट्रांजैक्शन। उस समरी की डिटेल, हिस्ट्री, ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्ड, वो बुक्स में होता है। तो ये कंसेप्ट, इसमें जो फर्क है ना, ये हम स्टडी करेंगे चैप्टर 13 में, माइनर वाले कंसेप्ट में खास तौर पे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि क्या माइनर को सिर्फ समरी देनी चाहिए या जो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी, उनको क्या सिर्फ समरी देनी चाहिए या पूरे बिजनेस की हर डिटेल उनके सामने रख देनी चाहिए, यानी बुक्स भी। सिर्फ अकाउंट्स देने चाहिए उनको या अकाउंट्स के साथ बुक्स भी देना चाहिए माइनर को और ट्रांसफरी को? क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर बुक्स भी उनको दे देंगे तो कंपनी की सारी डिटेल्स एक गैर जिम्मेदार या गैर मुतल्लका किस्म के, हल्के हल्के गैर मुतल्लका किस्म के लोगों के हाथ में आ जाए? रिस्क है ना। तो ये डिस्कशन, ये कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है। इसी कंसेप्ट के लिए आपको समझाया गया है कि लफ्ज बुक्स और अकाउंट्स में फर्क है। और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। क्या चीज? एक्सेस में और इंस्पेक्ट में क्या फर्क है? एक्सेस का मतलब होता है कि सिर्फ वो आपके सामने रख दी जाए कोई चीज, आपका हक हो कि किसी चीज को देख सकते हैं, यह है एक्सेस। और जब आप उसको खोल के पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, यह होता है इंस्पेक्ट। और जब आप कहते हैं कि कॉपी, तो कॉपी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपके बैग में जो बुक्स पड़ी हुई हैं, एवरी टाइम आपकी एक्सेस में है, लेकिन मजाल है कभी आपने इंस्पेक्ट किया हो उनको? कॉपी तो दूर की बात है। ठीक है, समझ आ गया है? हाँ, एक्सेस और इंस्पेक्ट ये। और क्या क्वेश्चन? जी कौन सा पॉइंट मेरे भाई? ऑल राइट्स आर इंटरेस्ट। एक तो प्रॉपर्टी का वर्ड यूज कर रहा है और फिर इसके साथ वर्ड एक दूसरा भी यूज कर रहा है, ऑल राइट्स आर इंटरेस्ट। इसका मतलब है समटाइम देखिए एसेट्स होते हैं ना, वो बाज़-औक़ात पार्शल एसेट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट होता है। जैसे इसके एग्जांपल है, कोई प्लाजा है उसमें कोई फ्लैट है फॉर एग्जांपल, या बाज़-औक़ात तो ऐसा भी होता है इवन के सेम फ्लैट है, वो मॉर्निंग में वो अलहदा लोग आके बैठते हैं, वो अलहदा रेंट देते हैं, और इवनिंग में अलहदा। बाज़-औक़ात आपके लिए शायद ये नई बात हो, कुछ कॉलेजेस ऐसे या स्कूल्स ऐसे होते हैं उनकी बिल्डिंग मॉर्निंग में स्कूल के लिए यूज होती है, वो अलहदा मैनेजमेंट उसको इस्तेमाल कर रही होती है, और इवनिंग में वो अकेडमी वगैरह के लिए यूज होती है, वो अलहदा मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रही होती है। तो क्वेश्चन ये है कि इवनिंग वाली मैनेजमेंट अगर वो पार्टनरशिप है, क्या वो अपने बुक्स में उस एसेट को इंक्लूड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज कीजिए कि वो सबकी जॉइंट ओनरशिप में है, तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप के प्रॉपर्टी से उसका शेयर खरीदा, लेकिन वो पूरा एसेट नहीं खरीदा, वो समझ लीजिए आधा खरीदा। इस तरह बाज़ औक़ात लीज में लिया जाता है। तो प्रैक्टिकली एसेट्स की, अभी तो आपके जहन में सिर्फ इतना होगा ना कि एसेट्स को एक्वायर करने का तरीका सिर्फ यही है कि खरीद लिया जाए या रेंट पे ले लिया जाए। प्रैक्टिकली बहुत सी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी होते हैं एक्विजिशन के,
उसने उनको सामने रखते हुए ये बताया है कि बाज़-औक़ात पूरा एसेट पार्टनरशिप के पैसों से खरीदा जाएगा, बाज़-औक़ात सिर्फ इंटरेस्ट या उसमें जो शेयर है पार्शल वो खरीदा जाएगा, राइट। ठीक है, बहरहाल लेकिन ये जो 3, 4, 5 डेफिनेशन के पॉइंट्स हैं ये सारे रटे वाले हैं। केस स्टडी के लिए आपको जो 2 चीजें बताई थी ना, जो डेफिनेशन में उसने लिखी नहीं, एक तो नीचे थी एंड में इटैलिक में, वो क्या थी? लीगल ओनरशिप डज नॉट। एक और भी था कि कोई भी चीज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से खरीदी तो वो पार्टनरशिप है अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर। और कॉन्ट्रेरी इंटेंशन के लिए मैंने कल सिखाया था आपको कि उस बंदे का एक्सरे कराएंगे, है ना, उसके दिमाग का एक्सरे आएगा, उसके अंदर इरादा चल रहा होगा। हाँ जी, इंटेंशन कैसे पता चलती है? बुक्स के अंदर एंट्री की या नहीं की, इससे। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। एक पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ के जाना चाह रहा है, बाकी पार्टनर नहीं मान रहे, तो क्या वो पार्टनर छोड़ के जा सकता है? ये डिपेंड करता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। अगर तो पार्टनरशिप एट विल है ना, तो कोई रोक सकता ही नहीं उसको, वो जब चाहे नोटिस दे के जा सकता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप में लिखा गया था कि ये 5 साल के लिए होगी और कोई भी कसम है किसी को कि कोई पार्टनर छोड़ के गया तो कोई पार्टनर नहीं छोड़ के जाएगा। अगर पार्टनरशिप में ये लिखा हुआ है कि 5 साल तक कोई एक पार्टनर छोड़ के नहीं जा सकता, कोई भी, तो फिर नहीं जा सकता, फिर वो जाना चाहे भी तो नहीं जा सकता। एक तरीका है बस। क्या अगर 5 साल तक का टेन्योर हो और कोई ट्रांसफर ना, वो 5 साल के बाद किसी और को अपनी जगह पे पार्टनर बनाना चाहे, बना सकता है? बना सकता है, खुद से नहीं बना सकता, सारे पार्टनर की कंसेंट हो फिर बना सकता है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी पार्टनरशिप एट विल नहीं थी तो क्या थी? पार्टनरशिप एट विल नहीं थी तो क्या थी? हाँ, ये नहीं पूछना था, बताया। हाँ, ये उधर ही बताया था। क्या पार्टनरशिप में ऐसा लिखा जा सकता है कि एक सर्टेन पीरियड से पहले कोई भी पार्टनर छोड़ के नहीं जाएगा, तो वो फिर पार्टनरशिप एट विल नहीं रहती। जी टेन्योर भी नहीं लिखा हुआ फिर तो बाय डिफॉल्ट, यानी अगर पार्टनरशिप में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप कौन सी होगी? वो पार्टनरशिप एट विल होगी। उसमें कोई भी पार्टनर जब चाहे नोटिस दे के जा सकता है, कोई भी पार्टनर जब चाहे नोटिस दे के जा सकता है। नोटिस किसको देना है? हाथ उठाना, हाथ उठाना, सब। शाबाश, शाबाश। किसको? हाँ, फर्म को, शाबाश। अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो सारे पार्टनर्स और पब्लिक दोनों को नोटिस देगा। स्लीपिंग है तो वो पब्लिक को नहीं देगा, सिर्फ अगर स्लीपिंग पार्टनर है तो पब्लिक को नोटिस नहीं देगा, सिर्फ फर्म को, पार्टनर को देगा। शाबाश, ये है कंप्लीट कंसेप्ट। और कोई क्वेश्चन नहीं? शाबाश। और कोई क्वेश्चन पूछे, फटाफट पूछे, आज टाइम कम है हमारे पास। आपको पता है जुम्मे को आप कहते हैं जल्दी जाना है आपने जुम्मा पढ़ने के लिए, है ना? मस्जिद में कम ही नजर आते हैं वैसे। नहीं मैं, अच्छा वो, हाँ, अच्छा हाँ, ऊपर जगह में, हाँ, बेसमेंट में होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अलग से छत पे। ठीक है ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं हम अपनी केस स्टडीज की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन 28 होम सेटलमेंट में क्वेश्चन था। आफ्ताब, रिहान एंड बाली वर पार्टनर्स इन ए लॉ फर्म. The partnership did, among other things, provided that the profits or losses of the firm would be shared equally among the partners. Firm continued its business for many years, with Aftab receiving 50% share in the net profit and Rihan and Bali each sharing 25% of the net profit. Rihan and Bali never objected to this arrangement. ये सबसे अहम लाइन केस स्टडी की ये है जिसने उसका रुख ही मोड़ दिया। रिहान एंड बाली नेवर ऑब्जेक्टेड, कभी इतराज नहीं किया। इम्प्लाइड होगी, शाबाश।
Later on, partners developed some differences, and Rehan and Bali filed a suit against Aftab for the recovery of their share in profits on the basis of partnership deed. उन्होंने कहा भाईजान ये जो पहले 50% लेते रहे तो बराबर था, तो तुम्हें 33% मिलना चाहिए था, तुम 50 लेते रहे हो, अब बाकी हमें एक्स्ट्रा जो तुम्हें मिलता रहा है वापस करो। क्या आफ्ताब वापस करेगा? क्यों नहीं करेगा? एक्स्ट्रा इम्प्लाइड है, शाबाश। ये मिलता जुलता है, वैसा ही नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है उस कंसेप्ट से। किस कंसेप्ट से? शाबाश। 50 रुपए का इनाम हाइब्रिड क्लास में। सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन। एक केस स्टडी मुझे बतानी है आपने, किस केस स्टडी से मिलता है ये क्वेश्चन? वो जो गाड़ी का शीशा साफ नहीं, ये केस रेटिफिकेशन का कि उनको वो असल में इनको एतराज कब करना चाहिए था? जब उसने पहली दफा 50% अपने पास रखा और 25% बेचा। जिस तरह वो 6 शो में नहीं आए थे सिंगर। ABC वो तो यही बात है, 3 बंदे शाबाश ना जी, ABC 3 बंदे थे, एक एक्स्ट्रा लेता रहा, जब उनको निकाला तो उसने कहा यही है सब, जेब में डालते हैं भाई। वो जनरेटर वाली केस स्टडी याद नहीं है? जब उसने मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए से जनरेटर बेचा था और जब उसका इशू सामने आया था तो उसी वक्त उसे वापस करना चाहिए था, वॉइडेबल उसी वक्त था, लेकिन उसने उसी वक्त वापस नहीं किया, रिपेयर करवा लिया। तो जब रिपेयर करवा लिया तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। ये वैसा नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मिलता जुलता ना उससे। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस वेदर आफ्ताब वुड सक्सीड इन डिफेंडिंग सूट अगेंस्ट हिम बाय रिहान। क्या आफ्ताब सक्सीड होगा? आफ्ताब यस, कामयाबी आफ्ताब के कदम चूमेगी, क्योंकि आफ्ताब ने बिजनेस लॉ में पढ़ा था कि इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है। तो ये जब उसने 50% और 25 दूसरे लोगों को दिया और दूसरे ने कोई इतराज नहीं किया, तो ये इनकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब है ओरिजिनली चाहे इक्वल था, लेकिन अब ला ये जूम करेगा पार्टनरशिप रेशो रिवाइज हो चुकी है। भाई ये बात समझ आई है? इसका मतलब है जब कभी आपको कोई भी काम होता नजर आए, आपने फौरी तौर पे बोलना है। अगर आप चुप रहते हैं तो इसका मतलब कि आपकी रजामंदी है। यही ला सिखा रहा है ना? क्या सिखा रहा है? मैं कुछ सिखा रहा हूं, आप कुछ सीख रहे हैं। खामोशी का मतलब हाँ है जी। हाँ, कमिंग ईयर्स में देखें, कमिंग ईयर्स में अब जिस रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और उन्होंने एतराज नहीं किया, वही होगा। अब लेकिन अब चूंकि झगड़ा हो गया है, अब ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिवाइज करना चाहे दूसरे लोग तो रिवाइज कर सकते हैं, दूसरे डेफिनेटली अब रिवाइज करेंगे। लेकिन अगर नहीं करते तो स्टिल 50-25 रेशो के साथ ही ऑनवर्ड चलेगा। नेक्स्ट 29. Maqbool, Rufi and Sham are partners in Zishan Builders, a firm engaged in the business of constructing industrial and residential projects in Balochistan. पार्टनरशिप के क्वेश्चन में क्या नेचर ऑफ बिजनेस अंडरलाइन करना जरूरी है? किस लिए जरूरी है? कंपीटिंग बिजनेस के लिए। शाबाश। Rufi intends to acquire a plot of land for the firm with his own money. Rufi intends to acquire plot of land for the firm with own money. For the firm है, own money है, लेकिन for the firm है। क्या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है? शाबाश जी। हाँ जी बिल्कुल, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। किस लफ्ज से पता चला पार्टनरशिप? फॉर द फर्म। इसको अंडरलाइन करें, फॉर द फर्म से पता चला ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। However, he is not certain whether the plant would be considered as partnership property. Requirement में क्या कह रहे हैं? The Provisions of Partnership Act advise Rufi as what is considered to be included in partnership property and how it is to be applied. अच्छा आप नोट कीजिए, उसने क्वेश्चन बनाया ऐसा है जैसा केस स्टडी वाला हो, लेकिन एंड में रिक्वायरमेंट उसने रिप्रोडक्शन की फिट कर दिया। क्या बताइए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है और इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेसिकली उसने ये
पूछा बताओ वेदर दिस प्लॉट इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और नॉट। अगर ये कहता कि बताओ ये प्लॉट जो खरीदा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं, फिर हम कहते हैं ये गिवन केस से रिलेट करता है। आप नोट कीजिए, इसमें बार बार कह रहा हूं कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो रिप्रोडक्शन वाली है। कह रहा है व्हाट इज कंसीडर टू बी इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो क्या कंसीडर होता है, क्या यानी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछ रहा है, आपने उसकी डेफिनेशन सारी छाप देनी है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल इंटरेस्टिंग है, क्या हाउ इट इज टू बी अप्लाइड, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, कैसे इस्तेमाल होती है। इसके दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म अनलेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अदरवाइज एग्री किया जाए। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। और दूसरा पॉइंट, अगर इसमें गेन होता है, प्राइस इंक्रीज होती है, तो सारे पार्टनर्स का उसमें शेयर होगा गेन में। ये बात समझ आई। जब रूटीन में इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ फर्म के पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, जब बेचा जाएगा गेन हुआ सबका गेन। ये बात समझ आए। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल होगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। नेक्स्ट 30 लंबा जोड़ा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अच्छा ठीक है। कैन आई स्टेट वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉपर्टी इज फर्म प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। बताना है ये फर्म की प्रॉपर्टी है कि इंडिविजुअल। पहला केस, अरसलान ए पार्टनर इन ए फर्म बाय शेयर्स ऑफ कंपनी इन हिज ओन नेम। इन हिज ओन नेम को अंडरलाइन कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शाबाश, के नाम किसके है। हाँ, लीगल ओनरशिप मैटर नहीं करती, मैटर करता है पैसे किसके थे और किसके लिए खरीदी गई। पैसे किसके थे, किसके लिए खरीदी गई, ये इससे मैटर करता है। कह रहा है विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर बट विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ द फर्म। पैसे फर्म के थे। अच्छा, अब इसमें देखिए मनी ऑफ फर्म को अंडरलाइन करें। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोच के जवाब दीजिएगा। पैसे फर्म के थे, क्या नॉर्मली एज्यूम किया जाएगा कि फर्म के पैसों से जो प्रॉपर्टी खरीदी फर्म की है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, क्या कंफर्म है ये? अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है। इसका मतलब है अगर फर्म के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी तो वो नॉर्मली पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी, लेकिन वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है अगर इंटेंशन थी इंडिविजुअल की तो। और ये कैसे पता चलेगा इंडिविजुअल की इंटेंशन थी कि नहीं? अपने अकाउंट को देखेंगे डेबिट किया कि नहीं उसने। अदर पार्टनर्स क्लेम दैट दीज शेयर्स आर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। अब देखिए उसने कोई इंटेंशन बताई है, उसने इंटेंशन बताई है कोई, तो उसका मतलब क्या हुआ? फर्म के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी है, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन नहीं है, बताई नहीं उसने तो नहीं है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? फर्म की। कंफर्म। सेकंड, आजम बाबर एंड करीम आर पार्टनर्स इन द बिजनेस। दे बाय प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन। नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन, नाम में क्या रखा है? कुछ नहीं। द लीगल ओनरशिप डज नॉट मैटर। विद द मनी ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के पैसों से, ये की ना बात, पार्टनरशिप के पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन बताई है उसने? नहीं बताई, तो किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की। ये भी फर्म की। फिक्टिशियस पर्सन के नाम पे ट्रांसफर है तो कोई मसला, अगर किसी एक पार्टनर के नाम पे ट्रांसफर होती तो फिर उसकी हो जाती? नहीं, उसकी भी नहीं होती। फिक्टिशियस, जाली, फेक। सी, Numan and Usman are partners. Numan buys shares from stock exchange in his own name with the monies and on account of firm. बताइए ओन नेम अहम है कि मनी ऑफ फर्म अहम है? मनी ऑफ फर्म। द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेस बाय कंसिडरेबल अमाउंट। नुमान क्लेम दैट शेयर आर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। क्या पर्सनल प्रॉपर्टी है? कैसे पता चला पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है? फर्म के पैसों से खरीदा है तो इसीलिए फर्म प्रॉपर्टी है। क्या फर्म के पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदे पर्सनल हो सकती है? हाँ, अगर इंटेंशन है तो हो सकती है। और इंटेंशन कैसे पता चलती है? अकाउंट को डेबिट किया कि नहीं किया। नेक्स्ट जी, अब आगे चलते हैं। डी,
Sadia and Rabia are partners. Sadia buys land with partnership money for her sole benefit. किसको अंडरलाइन करना है? पार्टनरशिप मनी को अंडरलाइन करें. Thereafter, Sadia debits herself in the firm books and become a debtor to the firm for the amount of the purchase money. सबसे अहम लफ्ज कौन सा है? डेबिट. डेबिट से क्या पता चलता है? इंटेंशन, उसकी इंटेंशन. शाबाश. तो अब उसकी इंटेंशन है. अब ये हालांकि पार्टनरशिप के पैसों से खरीदा था. जनरल रूल है पार्टनरशिप के पैसों से जो भी प्रॉपर्टी खरीदे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है. लेकिन ये पर्सनल बन गई कैसे? इंटेंशन थी. डेबिट से पता चला. द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीजेस सब्सिक्वेंटली बाय कंसिडरेबल अमाउंट. राबिया क्लेम्स दैट द सेड लैंड इज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. प्रॉपर्टी ऑफ फर्म नहीं है, उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसने अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने. क्लियर जी? आगे चलते. 31. काशिफ, इरफान एंड शुजात आर पार्टनर्स इन द फर्म. इरफान put a shop in his own name. He issued a check from the partnership account. यानी पार्टनरशिप अकाउंट से चेक इशू किया. पेमेंट कहां से करवाई? पार्टनरशिप के अकाउंट से. पेमेंट कहां से करवाई? पार्टनरशिप के अकाउंट से. तो पार्टनरशिप के पैसों से जो चीज खरीदे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होती है ना, या जहना लोल है. अब आगे देखते हैं वो स्पेसिफिक की तरफ गया कि नहीं गया. एंड डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस. डेबिटेड हिज अकाउंट. बड़ी बात. ये कौन सा लफ्ज अंडरलाइन करेंगे? डेबिटेड. शाबाश. इंटेंशन कि उसकी अपने है. ही रेंटेड आउट द शॉप. तो उसकी शॉप हो गई. ही रेंटेड आउट द शॉप एंड क्रेडिटेड द रिसीट्स ऑफ रेंट इन हिज कैपिटल अकाउंट. उसने फर्म को ये शॉप आगे किसी और को रेंट दे दी. उससे जो रेंट आया उससे अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करता गया. तो कर सकता है कि नहीं? उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, किसी को रेंट आउट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. और रेंट से जो पैसे आए बिजनेस में डाल के अपना कैपिटल कर सकता है. पार्टनरशिप अकाउंटिंग पड़ी है. उसकी क्या एंट्री होती है? जब ये रेंट देता होगा कंपनी को, कंपनी के अकाउंट में अपने पार्टनरशिप के अकाउंट में जो रेंट आता है वो पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने अकाउंट को क्रेडिट करता रहेगा. क्या एंट्री करता है? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट. किसका कैपिटल क्रेडिट होगा? नाम क्या था? इरफान कैपिटल क्रेडिट. कैश डेबिट इरफान कैपिटल क्रेडिट. और जब उसने डेबिट किया होगा तो ड्राइंग्स ऑफ इरफान डेबिट. भाई ड्राइंग, और अगर तो सोल प्रोवाइडर होना तो सिर्फ ड्राइंग और कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं. पार्टनरशिप होना तो आगे नाम भी बताना पड़ता है, किसका कैपिटल किसकी ड्राइंग. ये ना हो इसका कैपिटल इसके अकाउंट में जा रहा हो, इसकी ड्राइंग उसके अकाउंट में जा रही हो सकता है ना. तो इसीलिए फिर पार्टनरशिप में कैपिटल या ड्राइंग का वर्ड जहां यूज करते हैं हम साथ में नाम भी लिखते हैं. ठीक है. अंदर से ठीक हो गया. Kashif has objected to this practice and asked Irfan to register the shop in firm's name, contending that the shop is partnership property. Irfan disagrees. कह रहा है बताइए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी क्या होती है? ये तो डेफिनेशन पूछ रहा है ना. इसको तो छाप देंगे. इसको तो किसको? प्रेफरेंस. किसको छाप देंगे? रिप्रोडक्शन वाली बात है ऊपर 2-3 लाइन. रिप्रोडक्शन को इस वाले रिक्वायरमेंट में क्या लिखना है? व्हाट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. ये 3 लाइन लिखी है. ये 3 लाइनें कौन सी? उसका नाम क्या है? ये वाली डेफिनेशन. वही तो बता रहा है. पार्टनरशिप. एंड वेदर द शॉप इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और नॉट. रीजन डेबिटेड. हालांकि फर्म के पैसों से खरीदा लेकिन चूंकि अपना अकाउंट डेबिट कर दिया इसलिए इससे उसकी इंटेंशन नजर आ रही है. 31 में कोई प्रॉब्लम? 32. Badr and Yasin established a distribution agency for supplying low-cost medicine to hospitals. Yasin by way of verbal agreement. क्या पार्टनरशिप का एग्रीमेंट वर्बल हो सकता है? हो सकता है. वर्बल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं.
अलाउड द एजेंसी टू यूज हिज एंसेस्टर लैंड क्या होता है? अबाओ अजदाद की जागीर, हवेली। फॉर द बिजनेस ऑफ एजेंसी बदर परचेज डिलीवरी वैन इन हिज ओन नेम विद पार्टनरशिप मनी। ठीक है, अच्छा अब बताइए लीगल ओनरशिप मैटर, इसमें दो अल्फाज, एक उसने लिखा हुआ है ओन नेम और एक लिखा है विद पार्टनरशिप मनी, कौन से वाला फ्रेज ज्यादा अहम है? पार्टनरशिप मनी, क्योंकि कोई भी चीज पार्टनरशिप मनी से अगर बाय करे तो वो, अब आगे इसका इंटेंशन देखनी पड़ेगी क्या है। Whether wants to repay the amount to the partnership and therefore a receivable has been recorded in partnership books. इंटेंशन है कि नहीं? रिसीवेबल उसने रिकॉर्ड क्या किया कि मैं फर्म को पैसे दूंगा, इसका मतलब है उसने फर्म को ये कहा है कि मैं आपको पैसे अदा कर दूंगा, अब ये पैसे मेरे हो गए, फर्म से लोन लिया है, तो ये उसकी इंटेंशन। अब ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? वैन बदर की। जी जी, अगर वो पैसे ना तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से को बेच के रिकवर करवाए जाएंगे, लेकिन ये वैन बहरहाल उसकी अपनी समझी जाएगी, क्योंकि उसका इरादा यही है कि पार्टनरशिप में उसने ड्राइंग की है, लोन लिया है और इस ड्राइंग से उसने पैसे दिए। ड्राइंग की हो या लोन लिया हो, इसमें फर्क नहीं है। अहम चीज ये है कि उसने फर्म से पैसे लिए और एंट्री रिकॉर्ड कर दी, एंट्री लिख दी उसने। फिर डिस्क्राइब वेदर द अबव एसेट्स वुड बी कंसीडर्ड टू बी पार्ट। अच्छा, दो एसेट्स हैं, कौन कौन सा? एक लैंड और एक वैन। वैन के बारे में तो आपने क्लियर डिसीजन कर दिया। क्या डिसीजन किया कि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी। क्यों पर्सनल प्रॉपर्टी है? इंटेंशन अपीयर्स। अच्छा, जो लैंड है इसके बारे में उसने क्लियर नहीं बताया कि जब उसने फर्म को अलाउ किया कि आप इस लैंड पे बिजनेस कर सकते हैं, क्या उसने फर्म में कोई एंट्री की या नहीं की। देखिए, जिस तरह फर्म से पैसे निकालते हुए जो एंट्री होती है वो साबित करती है कि इंटेंशन क्या थी, उसी तरह फर्म में जब आप फ्रेश कैपिटल ऐड कर रहे होते हैं ना, तो आपकी इंटेंशन देखी जाती है। अगर तो उसने फर्म को ये लैंड देते हुए अपना अकाउंट क्रेडिट कर लिया हो, यानी एंट्री ये रिकॉर्ड की लैंड डेबिट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो फिर समझा जाएगा चूंकि उसने अपने अकाउंट को क्रेडिट दे दिया तो ये फर्म की प्रॉपर्टी है। अब ये याद रखिए डेबिट क्रेडिट का फर्क। जब कोई चीज फर्म से लेंगे तो अकाउंट डेबिट, और जब पार्टनरशिप को कोई चीज देनी है तो अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें चूंकि उसने नहीं बताया कि अपना अकाउंट क्रेडिट किया था कि नहीं किया था, तो बेहतर या तो ये है कि एज्यूम कर लीजिए कि क्वेश्चन साइलेंट है, उसने अपना अकाउंट क्रेडिट नहीं किया होगा, उस सूरत में ये इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी रहेगी। या आप दोनों ऑप्शन डिस्कस करें कि इफ लगा के कि अगर उसने अपने अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था तो ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी समझी जाएगी, अगर उसने अपने अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया था तो ये प्रॉपर्टी इंडिविजुअल या पर्सनल प्रॉपर्टी समझी जाएगी। कुछ क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब आगे एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रेरी। यानी अगर कोई कॉन्ट्रेरी इंटेंशन या एग्रीमेंट ना हो, यानी एग्रीमेंट में कुछ भी तय नहीं पाया इस बारे में। A partnership is not entitled to receive remuneration for taking part in the conduct of the business. सही कह रहा है? Yes, sir. सही कह रहा है। सही कह रहा है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ भी तय ना पाया हो तो उसे रिम्यूनरेशन नहीं मिलनी। सही कह रहा है, यही था। द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। यह भी सही कह रहा है। किसको सेलेक्ट करें? हमने तो इनकरेक्ट को सेलेक्ट करना है।
फिर द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय देम, ये गलत कह रहा है। कैपिटल पे तो प्रॉफिट मिलना है, इसीलिए अगर पार्टनरशिप में कुछ भी तय नहीं पाया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना है या नहीं मिलना? नहीं मिलना, ये गलत है। सी ऑप्शन गलत है और फिर क्या पता सी को सिलेक्ट करना हमने। डी, ए पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय हिज विलफुल निग्लेक्ट, बिल्कुल ट्रू, इंडेमनीफाई करेगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स ए चेंज में बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। चेंज किसमें? नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द, विद द कंसेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर्स, मेजोरिटी, ऑल द पार्टनर एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ऑल द पार्टनर। ठीक है, 3 एग्जाम्पल बताई थी, 3 चेंजेस की एग्जाम्पल जिसमें सारे पार्टनर की कंसेंट होगी तब जी। चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, चेंज इन प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म से क्या मुराद है? एडिशन ऑफ न्यू पार्टनर है। शाबाश शाबाश शाबाश। थर्ड, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? सी। 2 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। थर्ड, मिस्टर ए पार्टनर इन द फर्म बाय शेयर्स ऑफ कंपनी इन हिज ओन नेम विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स बट विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ फर्म, स्टेट द लीगल पोजीशन। ये तो वही बात हो गई। क्या इसमें कॉन्ट्रेरी इंटेंशन है? कहता है पैसे फर्म के थे और अपने नाम पे खरीदा। अहम चीज क्या है, अपने नाम पे खरीदना या पैसे फर्म के होना? तो ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, जनरल रूल लगेगा। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन तो नहीं है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? द शेयर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए, नो। शेयर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव पार्टनर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो थर्ड की करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। 4, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म मस्ट बी यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए? फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ एक्टिव पार्टनर? नहीं। फॉर पर्सनल बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। ये ठीक है। ए एंड बी दोनों नहीं, दोनों गलत है। सी ठीक है, वो एक्सक्लूसिवली फर्म के बिजनेस के लिए यूज होनी चाहिए, फर्म के लिए। 5, पार्टनर गिविंग एडवांस टू द फर्म इज इंटाइटल्ड नॉट टू क्लेम एनी। अगर एग्री नहीं हुआ तो उन्हें एडवांस के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मिलेगा? कैपिटल पे नहीं मिलता, एडवांस पे या लोन पे तो मिलता है। अगर प्रॉफिट हुआ हो तो मिलता है। लॉस पे भी मिलेगा, लॉस पे भी मिलेगा। किस रेट पे? बेहतरीन। टू क्लेम इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% और एज एग्रीड अपॉन। बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन। 6, in the absence of any such agreement, express or implied, property of the firm is deemed to include all property, rights and interests which have been brought into the common stock for the purpose of partnership by individual partners, whether at the commencement of business or subsequently added to it. Definition बता रहा है। ये ठीक है, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। Those acquired in the course of business with the money belonging to the firm, रनिंग बिजनेस में जो एक्वायर किए, ये भी है कि नहीं? है कि नहीं है? क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए, बी के सी? ऑल ऑफ द अबव, डी। ये असल में उसने पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को ही हमसे पूछ लिया। इसमें तीनों चीजें शामिल होती है, जो स्टार्ट में हो वो भी, जो बाद में हो वो भी, जो कंप्लीट है वो भी, जो राइट या इंटरेस्ट है वो भी, सब कुछ। 7, डैश हैज ए राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। कौन? एवरी पार्टनर, सब पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट,
या सब्स्टिट्यूटेड? एवरी पार्टनर। अच्छा, एक स्टूडेंट कहने लगा सर वो जो स्लीपिंग पार्टनर था वो भी राइट है उसका? मैंने कहा देखिए सर, आपने तो बताया था कि स्लीपिंग पार्टनर बिजनेस में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता नहीं, लेकिन राइट है, कर सकता है। वो याद है, मे और मे नॉट, ठीक है? क्योंकि राइट और ड्यूटी में फर्क ही यही है, ड्यूटी काम करना ही करना है, राइट चाहे करें चाहे ना करें, ठीक है? तो 7 में करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? ए, एवरी पार्टनर हैज राइट। 8, every partner, whether active or dormant, has a right of free access to all accounts of the firm only. Full information of all things affecting the firm. Both of above. या none of the above. भाई क्या हो गया इधर? हमारा एमसीक्यू फंस गया, हम परेशान हैं। इसका जवाब क्या होगा? हाँ जी बताइए हमें। सीट ऑल अकाउंट्स ऑफ द फर्म की एक्सेस है, राइट है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्सेस का राइट है, फुल इंफॉर्मेशन का राइट है, बिल्कुल है। तो दोनों राइट है। सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया ना। बहुत लिखा हुआ है, शाबाश। 9, ए पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ देयर इज लॉस, तो मिलेगा ही नहीं ना। इफ देयर इज प्रॉफिट तो मिल सकता है अगर एग्री किया हो, वरना नहीं। और सी, इफ देयर इज प्रॉफिट एंड देयर इज एग्रीमेंट टू पे इट, हाँ जी, प्रॉफिट भी हो, एग्रीमेंट भी हो, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, सो जा। वो इन्हीं जैसे स्टूडेंट पे तो केसड़ी बनती है। सोया ताकि हमारी 2-3 केसड़ी तैयार हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, इफ देयर इज प्रॉफिट एंड देयर इज एग्रीमेंट। 10, which of the following is not a right of partner? Every partner has right to continue the partnership and not be expelled from it. यानी हर पार्टनर का राइट है। 10 पार्टनर्स हैं, सारे 9 पार्टनर मिलकर 10वें को निकालना चाहते हैं, 10वें का राइट है कि उसे ना निकाला जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में सबकी मर्जी होगी तो फिर होगा। तो ये राइट है। बी, a partner has power to act in emergency for protecting the firm from loss, है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तीसरा, every partner is entitled to share in profits equally, ये भी राइट है। डी, every partner is entitled to introduction of new partner into the firm without consent of other partner। जब वेरिएशन पार्टनरशिप आ रही है, हाँ, ये नहीं है। विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स कहता है तो हम मान लेते उसकी बात। हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? डी। ये थे जी हमारे एमसीक्यूज। अब हमारा चैप्टर 12 क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको बंद कर दें और 2 मिनट के लिए रिफ्रेश हो जाए। गुडविल ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। गुडविल का मतलब होता है अच्छी रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन ना। बस ये इतना याद रखना है। लॉ में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, मेरी जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी। डेफिनेशन, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लाजमी याद कर लेनी है। उस डेफिनेशन में कोई भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब नहीं पूछेगा, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप देखिए जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपने, उसने कहीं पूछा है, उसने किसी भी एक डायबिटीज ज्यादा पूछा। चलिए अब हम चलते हैं अपने टेस्ट डिस्कशन की तरफ।
ठीक है, 2 मिनट आपको ब्रेक दे दिया, मैं तब तक सेटिंग वेटिंग कर लूँ ना अपनी। ये हमारा टेस्ट हुआ था 1 जून को। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट नो वन शैल बी अलाउड टू एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। ये किस कॉन्ट्रैक्ट में रूल लगता है? एम्प्लॉयड में, एक्सपेक्ट कुजाई में। एक्सप्रेस कौन सा होता है कॉन्ट्रैक्ट? जो रिटर्न या वर्बल होगा। और एम्प्लॉयड कौन सा है? जो बाय कंडक्ट होता है। तो ये रूल कौन से कॉन्ट्रैक्ट का है? कुजाई कॉन्ट्रैक्ट का। क्लियर? आगे चलते हैं। सेकंड, क्वांटम मेरूड मींस value of work which can be recovered by the plaintiff. an instrument having equal importance in the eye of law. No, sir. Value of work which can be Value of work which can be recovered by the plaintiff. Yes, sir. हाँ जी। Quantum merude. प्लेंटिफ किसे कहते हैं? एग्रीव्ड पार्टी, जो केस फाइल करती है। इसका ऑपोजिट हुआ डिफेंडेंट। डिफेंडेंट। फिर एक्ट परफॉर्म्ड विद ऑनेस्टी, नहीं, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द केस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? बी। क्वांटम मेरूड का मतलब क्या है? क्वांटम मेरूड का मतलब क्या है? एज मच एज इज अर्न, यानी वैल्यू ऑफ वर्क विच कैन बी रिकवर्ड। जब आप कंप्लीट वर्क ना करें, आधा वर्क करके छोड़ जाएं, तो जितना वर्क किया उतने पैसे मिलने चाहिए कि नहीं? ये कौन से वाला हमें कंसेप्ट बताता है? क्वांटम मेरूड। तो इसमें बी ऑप्शन होगी करेक्ट। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट ऑफ फाइंडर। ये आप नहीं पिक कर पाएंगे, पिक नहीं कर पाएंगे इसका आंसर। कौन सा राइट नहीं है फाइंडर का? टू सू फॉर रिवार्ड अनाउंस बाय ओनर ऑफ द गुड्स, राइट है? बिल्कुल है। टू सेल द गुड्स इफ ओनर इज नॉट फाउंड एंड द गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, ये राइट है। टू सू फॉर रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम, इसका राइट नहीं है, क्योंकि इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। रिवार्ड का एग्रीमेंट हुआ था। रिवार्ड में उस पार्टी ने कहा था कि मेरे चीज ढूंढोगे तो इनाम दूंगा, लेकिन इस चीज का एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि उसमें जो खर्चे होंगे वो भी दूंगा। है ना पॉइंट? अगर कोई कहे कि भाई मेरा ये घोड़ा ढूंढ के लाओ, आप ढूंढ के लाएं, तो वो आपको सिर्फ इनाम देगा कि आपके आने जाने का खर्चा भी देगा? खर्चा लीगली देने का पाबंद नहीं है, क्योंकि उसने आपको कहा था, सिर्फ इनाम की अनाउंसमेंट की थी, खर्चे की नहीं की थी। हाँ, लेकिन एक दफा बताया था कि वो बिल्ली गुम हो गई थी, उसको ढूंढ गए खिलाने पिला। लॉ क्या कहता है सुन ले। अब जो लीगल डिस्कशन टेक्निकल होने अटेंटिव होके, लॉ ये कहता है कि जो ओनर होता है वो अनाउंस करता है ना जब प्राइस, तो वो सिर्फ आपको अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्राइस देने का पाबंद है, एक्सपेंसेस देने का पाबंद नहीं है। आप उसके खिलाफ प्राइस रिकवर करने का केस कर सकते हैं, एक्सपेंस रिकवर करने का केस नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा भी सुने, लॉ ये भी कहता है कि फाइंडर का राइट है कि वो जो एक्सपेंसेस हो ना उनको क्लेम कर सकता है। याद है? तो इसका तरीका लॉ ने दरमियानी रास्ता ये निकाला है कि जो फाइंडर है ना, प्राइस लेने के लिए सू कर सकता है। अगर उसके खर्चे हुए ना, सू नहीं कर सकता, केस नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज को अपने कब्जे में रख सकता है कि जब तक प्राइस के साथ साथ इसका खर्चा भी नहीं दोगे, ये मैं आपके हवाले नहीं करूंगा। इसे कहते हैं लियन क्रिएट करना, चीज को अपनी पोजेशन में रख लेना। बिल्ली ढूंढ के लाया, बिल्ली का 5000 प्राइस अनाउंस किया था, वो मिलेगा, नहीं मिलता तो केस कर सकते हैं। बिल्ली के ऊपर 700 रुपया खर्चा भी कर, उसको दूध पिलाया, क्या 700 बाय कोर्ट रिकवर करवा सकता है? फिर कैसे रिकवर करवाए? पोजेशन, क्योंकि बिल्ली अपने पास नहीं दूंगा, जब तक 700 5000 के साथ 700 भी नहीं दोगे।
जी मेरा भाई लॉ के अंदर बहुत दूर तक सोच है ना। जी मेरे भाई, हाँ बिल्कुल, फाइंडर ऑफ द लॉस मैं पढ़ा जो एक्सपेंसिव रिकवर करवा सकता है। बिल्कुल, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि फाइंडर एक्सपेंसेस रिकवर नहीं करवा सकता, फाइंडर एक्सपेंसेस रिकवर नहीं करवा सकता, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट के जरिए से एक्सपेंसेस रिकवर नहीं हो सकते, लेकिन वो अपनी पोजेशन में उस चीज को रख के कह सकता है कि आप मुझे रिकवरी करें। ठीक है जी। इसकी रीजन लॉ उसकी रीजन क्या बताता है, क्योंकि जो प्राइस है वो तो ऑफरर ने माना हुआ है कि मैं दूंगा, एक्सपेंसेस उसने क्लियरली नहीं माना था, उसने एक्सपेंसेस के बारे। तो कॉन्ट्रैक्ट में आप कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में ये तो कह सकते हैं कि प्राइस शामिल है, लेकिन कुजाई कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंसेस पे करने वाली बात हुई थी, ये आप साबित नहीं कर सकेंगे। केस कोर्ट में जाता है, प्राइस पे करने की बात हुई थी, ये आप साबित कर देंगे, एक्सपेंसेस की बात हुई थी, ये साबित नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसका तरीका ये है कि आप अपने पास रख लें उस एसेट को, लियन कहते हैं उसको, टू एक्सरसाइज लियन अवर गुड्स फॉर एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम। तो देखिए एक्सपेंस इनकर करने के लिए इन दो में से एक ऑप्शन ठीक है, एक गलत है। कौन सी ऑप्शन ठीक है? लियन वाली। वो लियन क्रिएट कर सकता है, रिकवरी के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन नॉट राइट है। फाइंडर का सी वाला राइट नहीं है, डी वाला है। आप शायद समझ रहे होंगे डी वाला है और सी जो डी वाला नहीं है सी वाला है। क्लियर? सी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये राइट नहीं है। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड का सी वाली ऑप्शन राइट नहीं है। आगे चलते हैं। 4 उमैर परचेज वेजिटेबल फॉर हिज फैमिली वाइल विजिटिंग फहद, however he forgot to take them from Fahad's house and those vegetables were consumed by Fahad's family. Fahad is now bound to pay the price of these vegetables because of obligations created under Kozai contract. Kozai contract. Kozai contract एग्जाम्पल पढ़ी थी ना। और ये भाई जो खुश हो रहा है, उछल उछल के खुश हो रहा है, ये भाई मुझे बताएगा अगले सवाल का जवाब। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आइडेंटिफाई सर्कमस्टेंसेस इन विच कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में बी फॉर्म्ड। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करें। हो गया लॉ इधर ही खत्म। एक घर ये क्या किया है, मैं सीए करने जा रहा हूँ और यहाँ पे हंस रहा है, उछल रहा है। हाँ, घर वाले इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा वापस आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया आएगा। अच्छा, मजबूरियां सुन ले जितनी मर्जी। चल मेरा भाई, चल अर्जेंट नहीं पूछता, धीरे से पूछता हूँ, धीरे से। आइडेंटिफाई, चल डेफिनेशन नहीं पूछता, रट्टा लगाने को टाइम नहीं मिला होगा ना, डेफिनेशन नहीं पूछा भाई, कंसेप्ट तो होगा। आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस इन विच ए कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में बी फॉर्म्ड। ये हाल है, ये मेरा भाई बताएगा जो मुंह छुपा रहा है। हाँ, सर्कमस्टेंसेस जब कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट, ये सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आप जवाब दे रहे हैं, एग्जाम में क्या परफॉर्म करेंगे? फिर कहेंगे घर वालों को सर ने सही नहीं पढ़ाया था, वो मुझे बददुआएं देंगे घर वाले। ये अपने बच्चे की फीस भी भरी, इतनी बच्चे को रोज भेजते थे उस्ताद के पास। कैसा उस्ताद है? उस्तादों को बददुआएं नहीं लगती, आप तो दे देते हो ना। वो तो अल्लाह की करनी ऐसी है, आप तो कसर नहीं छोड़ते ना कि हमें मिले। खुद नहीं देते, लेकिन हरकतें वो करते हैं कि घर वाले उस्तादों को बददुआएं देने में मजबूर हो जाए। क्यों नहीं याद कर? अच्छा, अब जज्बाती शक्ल ना मुझे दिखा, मुझे इस सवाल का जवाब दे देता, तेरी बात मान लेता हूं मैं। हाँ, जवाब दो, शाबाश। शाबाश। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सप्लाई टू माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। डेफिनेशन छोड़ दीजिए। नंबर 2 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड। शाबाश। शाबाश। नंबर 3 गुड्स डिलीवर अंडर मिस्टेक।
और क्वेश्चन? शाबाश, गुड्स आर, चल ठीक है, 5 में से 3 तो बता दिया। एक नॉन ग्रेजुएट सेक्ट की भी थी कोई, हाँ एक मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी। मनी पेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी कैसे भूल गए आप? उसके ऊपर तो इतनी केस स्टडीज आई क्या की, वो आप कैसे भूल सकते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी 5 में से 3 पासिंग मार्क्स हो गए। शाबाश, ये बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। शाबाश। Question 3. In case of each of following situations, state the condition as specified under Contract Act 1872 which must be fulfilled to make a binding contract. Binding contract किसे कहते हैं? Valid contract, जो enforceable by law हो। Valid contract का दूसरा binding। कहता है किन कंडीशन में बाइंडिंग होगा? In February 2014, Rahil promised to pay rupees 300,000 to Sameer against a debt of rupees 500,000 which was due for payment in March 2010. जी बताइए, ये कौन सा केस है? 2010 में ड्यू था, 2014, इसका 3 साल तो गुजर गए। ये टाइम बार डेट है, तो ये किन कंडीशन में रिकवर हो सकता है? रिलेट, क्या पहली कंडीशन क्या? ये तो रिटर्न था, साइन था। हाँ जी, कैन नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन रिटर्न हो। तीसरी कंडीशन साइन बाय डेटर और हिज एजेंट हो, और कोई नहीं बोलेगा। और फोर्थ रजिस्टर भी हो, रजिस्टर्ड भी हो। रजिस्टर्ड था ना? रजिस्टर्ड नहीं था, किस वाले में था? लव एंड अफेक्शन में। शाबाश। Shazia promised to pay rupees 100,000 to her brother Rauf on account of his university fee for 3 years. ये ब्रदर वाला केस ये कौन सा है? एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये किन सिचुएशन में इन्फोर्सेबल है भाई बताएगा? क्या? नियर रिलेशनशिप हो, लव एंड अफेक्शन हो, रिटर्न हो और रजिस्टर्ड हो। पूरा सेंटेंस याद है ना? चलिए। बी, माया पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ हर नेबर वसी टू अवॉइड डिस्कनेक्शन। लेटर शी क्लेम्ड द अमाउंट ऑफ द बिल फ्रॉम वसी। एक्सप्लेन वेदर माया इज इंटाइटल्ड फॉर द क्लेम। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, तो इसीलिए वो क्लेम। हाँ, अगर वो माल के मकान का बिल पे करती, मतलब उसी घर में किराएदार रह रही है, और पिछला बिल होता, क्योंकि वो खुद में इफेक्ट होते, मीटर कट जाना था, और उसी मीटर से उसके वाले फ्लोर पे भी लाइन आ रही है बिजली। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट 3 4 जी। नहीं, ये ग्रेजुएट एक्ट नहीं है। ग्रेजुएट एक्ट जो है वो सर्कमस्टेंसेस से पता चलता है। क्या नॉर्मली लोग इस तरह दूसरे लोगों का रेंट पे करते हैं? नहीं करते। आप इसको ग्रेजुएट एक्ट को खुद से अज्यूम नहीं करेंगे। क्वेश्चन में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बताएगा ग्रेजुएट नहीं, नेबर का ग्रेजुएट एक्ट नहीं होता। ठीक है, नेबर क्या कोई एक्सपेंस पे करना ग्रेजुएट एक्ट नहीं। ग्रेजुएट एक्ट में वो क्लियरली बताएगा। ठीक है, और इसमें नेचर से भी पता चल जाता है। बुक में ग्रेजुएट एक्ट लिखा हुआ ये। हाँ, तो क्लेम जी, ये क्लेम नहीं कर सकती। बुक में लिखा हुआ है माया क्लेम कर सकती है, नहीं उसमें लिखा होगा इफ के साथ। हाँ, इफ इंटरेस्टेड पार्टी, यहां पे इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, ये क्लेम नहीं होना चाहिए। ये केस कौन सा है? पेमेंट मेड बाय इंटरेस्टेड पार्टी वाला। चूंकि माया इसमें इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, इसलिए पेमेंट नहीं होगी। क्लियर जी? चलिए, आज के लिए मेरा जुम्मा तो आज इतना काफी है, फिर उसके बाद बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको डिस्कस। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।
वीडियो आपका